हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केम साइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट एंड दिस चैप्टर इज फॉर क्लास 12th स्टेट बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। पहला हम लोग ये टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, सो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, देन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. Then we will be discussing classification of crystalline solids, then crystal structures, crystal lattice and basis. What do you mean by crystal lattice and what do you mean by basis, that we will be discussing. Then unit cells and the types of unit cell, classification of unit cell and contribution of atoms and the number of atoms per unit cell we will be discussing. Then close packing in structure we will be discussing. Then packing efficiency, then defects and electrical properties and magnetic properties. This way, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहला इंट्रोडक्शन में हम लोग सॉलिड्स का डेफिनेशन देखेंगे। तो सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर. सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स are held so strongly that they cannot easily move from each other. That means we can say a solid is a form which has rigidity and it possesses definite shape and definite volume. Okay, तो solids ये आपको बेसिक डेफिनेशन है बच्चों। सॉलिड्स मतलब क्या होता है? जो फॉर्म ऑफ मैटर which possess rigidity and it possess definite shape and definite volume. That means solids को definite dimensions रहते हैं। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे हैव डेफिनेट शेप. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट. देन दैट मींस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस शॉर्ट है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा बच्चों? स्ट्रांग रहेगा। ओके ना, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, दैट मींस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रांग. Okay, then their constituent particles have fixed positions and they can only oscillate about their mean position बच्चों. Okay, so ये सारा हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. नाउ अभी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सो हाउ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. सॉलिड्स आर क्लासिफाइड broadly in two categories. First one is crystalline solid and second one is a amorphous solids. Okay, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से, ठीक है ना. सो देखो बच्चों, ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. मान लो कि ये हमारा पार्टिकल 2 है, ये हमारा पार्टिकल 1 है. तो मान लो ये पार्टिकल 2, उसके बाद ये पार्टिकल 1, फिर उसके बाद ये पार्टिकल 2, फिर पार्टिकल 1, फिर पार्टिकल 2. कैन आई से देयर एक्सिस्ट ए proper regular repeating order in entire crystal, right? See, particle 2, particle 1, 2, 1. तो सेम टाइप का अरेंजमेंट जो है वो पूरा क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर रहा है. तो इस टाइप के सॉलिड को जिसमें प्रॉपर रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उस टाइप के सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके ना. सो देखो, सॉलिड इज सेड टू बी अ क्रिस्टलाइन इफ इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. नाउ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे कैन बी आयंस, दे कैन बी एटम्स और दे कैन बी मॉलिक्यूल्स. ओके, सो देयर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स are arranged in a definite geometric pattern in three-dimensional space so that there is a short range as well as long range order exist. ओके, इन एंटायर क्रिस्टल. अब बच्चों लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब क्या होता है? सी देखो, कैन आई से यहाँ पे ये हमारा पार्टिकल नंबर 2 है, ये हमारा पार्टिकल नंबर 1 है. कैन आई से ये सेम टाइप का अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में है, पूरे क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट. तो यहाँ मतलब वी कैन एबल टू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट. सी यहाँ पे पार्टिकल नंबर 2 है, यहाँ पे पार्टिकल नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2. उसके बाद क्या रहेगा बच्चों? 1 रहेगा, करेक्ट. तो उसके बाद क्या रहेगा? 2 रहेगा. मींस वी कैन एबल टू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट एटम. सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. If the same order is existing for a very short interval, then such type of arrangement we call as short range order. Okay,
ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग सीखेंगे वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अनआइसोट्रोपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम बच्चों। तो देखो पहला हम लोग सीखते हैं अनआइसोट्रोपी का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सपोज हम लोग E टू F डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों। अभी E टू F में लेट्स से पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है। अगर मैं E टू F अगर जाता हूं तो आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, करेक्ट, पार्टिकल 2 पार्टिकल 1, कैन आई से आई एम गेटिंग अल्टरनेटिव टाइप का अरेंजमेंट, राइट, इन दिस वे E टू F में, राइट ना बच्चों। Now when as I go in the direction of only B to A, then I am getting only one type का particle, that is particle number 2 only I am getting. If I go in the direction of D to C, again I am getting only one type of particles, that is particle number 1. So can I say as I am moving the direction of study, then I am encountering different constituent particles. Means अगर E to F जाऊंगा तो मुझे different type का arrangement मिल रहा है, अगर मैं B to A जाऊंगा तो मुझे डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है, अगर मैं D to C जाऊंगा तो मुझे डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है। तो एज आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट आई एम एनकाउंटरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, दे डिपेंड्स ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट चेंज करेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेगा और उसकी वजह से जो वैल्यूज रहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के वो डिफरेंट आएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग कहते हैं अनआइसोट्रोपी। So as we change the direction of measurement, the values of physical properties such as refractive index, resistance, thermal conductivity will change, will get different value. This type of property is known as anisotropy, and this type of property is shown by crystalline solids. That is why we are calling crystalline solid as anisotropic. देखो बच्चों anisotropic. So in crystalline solids, the physical properties such as electrical resistance, refractive index shows different value when measured along a different direction. So this type of behavior is what we call as anisotropic. तो बच्चों MCQ में एक क्वेश्चन हमको आ सकता है। तो this is the very very important concept. तो बच्चों एक मार्क के लिए पूछेंगे what is define anisotropy, ठीक है, नहीं तो MCQ के लिए पूछेंगे crystalline solids are what, they are anisotropic, ठीक है ना बच्चों। So अभी हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे amorphous solids। तो बच्चों amorphous solids क्या रहते हैं? amorphous solids जो solid जिसमें there is no regular arrangement of constituent particle, और in some cases बच्चों there exists a short range order। अभी short range order का मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। short range order मतलब क्या होता है? some proper arrangement is existing only in a short interval, ओके, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड विद आर आइसोट्रोपिक बच्चों। तो एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपिक होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बच्चों वो अनआइसोट्रोपिक होते हैं। तो बच्चों एमॉर्फस सॉलिड्स का बेस्ट एग्जांपल ग्लास है, ठीक है ना। तो जो ओल्ड बिल्डिंग्स रहता है ना, ओल्ड बिल्डिंग का जो विंडो पेन्स रहता है, ग्लास विंडो पेन्स, तो दे आर थिनर एट टॉप एंड थिकर एट बॉटम। क्यों मालूम है? क्योंकि विद द टाइम ग्लास हैज फ्लोड डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसके वजह से इट इज थिकर एट बॉटम, बॉटम पे थिक होता है, एंड इट इज थिनर एट टॉप। सो दिस शोज that some kind of fluidity is possessed by the glass, some kind of fluidity is possessed by the glass. That means even though it is solid, it possesses some fluidity. That is why amorphous solids are known as pseudo solids. क्या कहते हैं? pseudo solids, और उसी को हम लोग supercooled liquid भी कहते हैं, ठीक है, supercooled liquid of high viscosity, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब बच्चों रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो बेस्ट एग्जांपल्स आर प्लास्टिक एंड ग्लास। तो ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड्स। अभी बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा क्लासिफिकेशन इन अ नटशेल, ठीक है ना, पूरा समराइज करते हैं। तो अगर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राइट ए पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, तो ये टेबल इज द बेस्ट वे, ओके, ये टेबल लिखना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है,
ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, राइट। एमॉर्फस में बच्चों शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और देयर इज नो ऑर्डर। एंड क्रिस्टलाइन में बच्चों लॉन्ग रेंज के साथ साथ शॉर्ट रेंज भी होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर, okay. There is a regularity and periodicity in the arrangement of constituent particles in crystalline state, but in amorphous solids constituent particles are randomly or irregularly arranged. They are arranged randomly or irregularly, ठीक है ना। next melting point. Now crystalline solids have sharp melting point and they melt at a definite characteristic temperature, okay na. And amorphous solids, they melt gradually over the temperature interval, means they do not have sharp melting and boiling point. Again ये property, they are anisotropic and they are isotropic, ठीक है ना। Next shape, they have definite characteristic geometric shape and they have irregular shape, correct. And then heats of fusion, and crystalline solids have definite characteristic heat of fusion, and amorphous solids do not have heat of fusion. Types of cleavage, so crystalline solids will undergo clean cleavage when cleaved with knife, and amorphous solids will undergo irregular breaking, okay. And nature, they are true solids and इसको हम लोग बोलते हैं pseudo solids or supercooled liquid. So this is the overall point of distinction between or point of comparison between crystalline solids and amorphous solids, okay ना। next आगे हम लोग बढ़ेंगे cooling curves। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलिंग कर्व में दे डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व्स, मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कूलिंग कर्व ना बहुत स्मूथ नहीं रहता है। मींस अगर सपोज यहाँ ये हम लोग ने ग्राफ बनाया टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ठीक है। ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज नोन एज कूलिंग कर्व बच्चों। ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज नोन एज कूलिंग कर्व। तो देखो अगर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट रहता है, ठीक है। अभी B to C जा रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन होता है। फ्रॉम C पॉइंट ऑन देयर इज अ सॉलिड स्टेट, सो देयर इज ए इर्रेगुलरिटी इन अ कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। सो कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ, देयर इज अ ब्रेक एट पॉइंट B व्हेन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट एंड एट पॉइंट C वेयर द सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट्स, ओके ना। सो ये पॉइंट में सॉलिडिफिकेशन चलता है, इसकी वजह से नॉन लीनियरिटी आता है बच्चों, ठीक है। सो ऐसा याद रखना है हमें कि कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट स्मूथ, ओके, whereas amorphous solids have smooth cooling curves, ओके, ठीक है ना। सो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। सो देखो अभी amorphous solids, as there is no regular arrangement of constituent particles, हम लोग amorphous solids के बारे में इतना बात नहीं करेंगे, ओके ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर बात करने वाले हैं इन डिटेल। सो पहला हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द टाइप ऑफ बॉन्डिंग फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन देम। मींस बाइंडिंग फोर्स मतलब क्या होता है बच्चों? बाइंडिंग फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ओके ना। सो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बच्चों इट क्लासिफाइड्स इनटू 4 टाइप्स। तो पहला टाइप है आयोनिक सॉलिड्स, ओके। सो आयोनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या बोला? आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहते हैं चार्ज्ड आयंस, क्या रहते हैं? चार्ज्ड आयंस। सो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग NaCl की बात करेंगे। अभी देखो NaCl में Na+ Cl-, राइट, करेक्ट। NaCl में so the constituent particles are what? Na+ and Cl-. So can I say in case of ionic solids the constituent particles are positively charged cations and negatively charged anions, that's why we call that charged ions. Next हम लोग देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस क्या रहता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, फिजिक्स में पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट अभी देखो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। नेक्स्ट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, they are non-conductors of electricity in solid state and they are good conductors of electricity in a molten form or in a aqueous solution. Means NaCl अगर solid state में है तो वो electricity conduct नहीं करेगा बच्चों। अगर वही NaCl को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे और वही NaCl को हम लोग हीट करके उसको मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे, मेल्ट करेंगे, तो उसका वो मोल्टन स्टेट और aqueous solution will conduct electricity, ठीक है ना। So they are soluble in polar solvents and they are insoluble in a non-polar solvents.
Okay, because we know like dissolves like, no, they are polar, so they must be soluble in a polar solvent and they has to be insoluble in a non-polar solvent. तो यहाँ पे like dissolves like का फंडा पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है, ठीक है. सो एग्जांपल है NaCl, जैसे कि हमने बताया, फिर KCl, फिर K2SO4. दिस इज द ऑल अबाउट आयनिक सॉल्यूशन. तो चलो हम लोग नेक्स्ट टाइप में जाते हैं. सेकेंड टाइप इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है, अभी नाम से ही हमको पता चलता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स. क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सब डिवाइडेड एज फॉलोज. नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस व्हाट? देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर रहते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट नेचर वी आर क्लासिफाइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. पहला टाइप नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है ना. नेक्स्ट इस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? एटम्स लाइक दोज ऑफ नोबल गैसेस. नोबल गैसेस मींस व्हाट? हमारा ग्रुप 18 एलिमेंट्स, हीलियम, आर्गन, नियॉन, xenon. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक मॉलिक्यूल्स विद नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक H2, Cl2, I2, मीथेन. ओके ना. सो ये हमारा एग्जांपल्स हो गया. नाउ उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक डिस्पर्शन फोर्सेस बच्चों, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज लंडन फोर्सेस. तो बच्चों आप लोग याद रखना है कि इसमें एमसीक्यू में आता है बच्चों कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके ना. सो दे आर सॉफ्ट, they are non-conductors of electricity. Next, they have less melting and boiling point. Okay na. They are usually in gaseous state or liquid state at room temperature. Okay, because देखो ना बच्चों, force of attraction बहुत कम है. It is the weakest force of attraction. अभी उसमें weakest force of attraction है तो they has to be in at room temperature, they has to be gaseous or liquid state, right? ठीक है ना. Next अभी हम लोग देखेंगे polar molecular solids. Now in polar molecular solids क्या होता है? Constituent particles are polar molecules like HCl, SO2 and ammonia. ठीक है ना. अभी देखो HCl में HCl बॉन्ड, ओके ना, वो पोलर बॉन्ड है ना. ठीक है. लेट्स हम लोग HCl. अब देखो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ शिफ्ट करेगा. तो Cl विल बी पार्शियल नेगेटिव. H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो H क्या करेगा? H का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो Cl की तरफ शिफ्टेड रहेगा. So H will be partial positive. So there is a development of charges, and that means polarities are there. ठीक है ना. So next, force of attraction in between them is dipole-dipole force of attraction. देखो बच्चों, dipole-dipole force of attraction जो होता है little stronger. Dipole-dipole force of attractions are little more stronger than the dispersion forces. Okay ना. That's why polar molecular solids में जो force of attraction stronger होने की वजह से some of them are present in liquid state also. ठीक है ना. So intermolecular forces of attractions are stronger than weak dispersion forces, है ना. Next, they are soft and they are non-conductors of electricity. They have lower melting points, okay na, but they are higher than the non-polar molecular solids. ठीक है. They exist as gases or liquids at room temperature. ठीक है ना. And next हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स. ठीक है ना. तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. ओके, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? जो मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा इन वाटर. ओके, एटसेट्रा सच एज एग्जांपल्स क्या आएगा? इन वाटर वी से हाइड्रोजन बॉन्ड, इन अमोनिया वी है हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके ना. सो द बॉन्ड मींस हाइड्रोजन बॉन्डेड में कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन रहेगा कि जिसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ओके, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स? देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इट इज ए नॉन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों बॉन्ड नहीं है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे हम लोग HF की बात करते हैं. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम गिविंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ HF. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ये एक HF है और ये दूसरा HF मॉलिक्यूल. ये H और F की बॉन्डिंग है, ये H और F की बॉन्डिंग. ठीक है. ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये वाला जो है वो एक HF मॉलिक्यूल है. ठीक है. नाउ ये H के ऊपर, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि नहीं? तो ये H के ऊपर प्लस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. ये फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है.
राइट, ठीक है ना। तो ये H है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्लोरीन है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नाउ एज दिस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, okay, is very electronegative than this hydrogen, and this is having partial more negative charge. Now at the same time this hydrogen is also having partial more positive charge, so there is a force of attraction between this H and this F. That force of attraction is known as hydrogen bonding, and hydrogen bonding is little more stronger than both dispersion forces and dipole force of attraction. That is why we can say the hydrogen bonded molecular solids have little more melting and boiling point than that of polar molecular solids and non-polar molecular solids, right? And they all exist in liquid state. ठीक है, so they are conductors of electricity and they exist as volatile liquids or soft solids at room temperature. क्यों? क्योंकि force of attraction जो है वो काफी strong है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे उसका फाइनली इसका समराइज कैसे करेंगे। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, देन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, देन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। सो अभी हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे, कोवैलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है ना। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर दे आर द नॉन मेटल एटम्स, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहते हैं? एटम्स रहते हैं, नॉन मेटल एटम्स लिंक्ड टू एडजेसेंट एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो बच्चों इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। एग्जांपल डायमंड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड इज कार्बोरंडम, ओके, ALN, SiO2, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड, ग्राफाइट, ग्राफाइट इज द एक्सेप्शन इन दिस केस, ओके। कैसा है हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे मैंने बताया, कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है ना। ड्यू टू दिस कोवैलेंट बॉन्डिंग ना बच्चों वो ना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, इसलिए ना बच्चों उसको नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दे मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। दे आर इंसुलेटर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दे आर जायंट मॉलिक्यूल, एज आई टोल्ड ड्यू टू द कोवैलेंट बॉन्डिंग दे फॉर्म ए जायंट नेटवर्क, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नेटवर्क सॉलिड्स आल्सो, ठीक है ना। सो अभी हम लोग देखेंगे ग्राफाइट के बारे में। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट, तो उसमें पहला ग्राफाइट इज द एक्सेप्शन, ठीक है ना। इट्स अ कोवैलेंट सॉलिड बट इट इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर। देखो हम लोग ने अभी पीछे सिखाया था दे आर वेरी हार्ड, है ना, ठीक है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट अभी हम लोग इसमें ग्राफाइट इज एक्सेप्शन, ग्राफाइट इज अ सॉफ्ट, ग्राफाइट इज सॉफ्ट मॉलिक्यूल एंड, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट लेयर्स एंड ईच लेयर every carbon is linked to 3 neighboring carbon atoms and hence the 4th electron in each carbon is free to move. This makes it good conductor of electricity. Okay, means यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, नीचे वाला 1 2 और ये ऊपर वाला तीसरा। एक कार्बन है जो है वो, लेट्स से हम लोग ये कार्बन को पकड़ते हैं, ये कार्बन जो है ये इसको 1 2 3 उनको जुड़ा है, राइट। तो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स, मींस 3 नेबर्स है। दिस एंड कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 4, मींस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक कार्बन के पास फ्री है मूव करने के लिए, राइट। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए। उसकी वजह से हमारा ग्राफाइट जो है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The distance between the adjacent layer is more than CC bond length. See this distance I am talking. Can I say this is the distance between the two layers? This distance and the CC bond length. इसमें देखो ये distance काफी बड़ा है, correct? उसकी वजह से क्या होता है? They and hence these layers are not bonded to each other and they can be easily slip over the other, and this make graphite soft, solid and good lubricant. Okay? ठीक है ना? नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ टाइप एंड दैट इज लास्ट टाइप इज मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड।
तो अभी देखो मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तो मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. So metals have low ionization energies and they can easily lose their valence electrons to form positively charged metal ions called as kernels. Those positively charged metal ions are called as kernels. These electrons can easily flow throughout the metal crystal like water in sea. है ना. तो let's say पूरा metal crystal में kernels है. Kernels मतलब positively charged metal ions है. और in that positively charged metal ions, electrons are moving very easily or freely we can say. और उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो मेटालिक सॉलिड्स है जो कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से ना दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. सो ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो these mobile electrons are simultaneously attracted by the positive ions and hence hold these ions together, and the force that holds metal ions together in a crystal is known as metallic bond. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग करेंगे they have high electrical and thermal conductivity. Next they possess luster, they are highly malleable and ductile. ठीक है. Next they possess high melting and boiling point. ओके ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटालिक सॉलिड्स. तो अभी हम लोग सारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उन्हें नटशेल हम लोग पूरा करने वाले हैं. देखो सो पहला क्रिस्टल आयनिक सॉलिड्स पढ़ा, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ा, फिर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड पढ़ा, फिर मेटालिक सॉलिड्स पढ़ा. फिर पहला हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना. दे कैन बी पोलर, दे कैन बी नॉन पोलर, राइट, और दे कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डेड, करेक्ट ना. सो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होता है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स. मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन. बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, केर्नेल्स, राइट. द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या रहता है, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्शन फोर्सेस. और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या रहेगा, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड. एंड मेटालिक सॉलिड्स में क्या रहेगा, मेटालिक बॉन्ड. ठीक है. फिजिकल नेचर, दे आर हार्ड एंड दे आर ब्रिटल एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट. ओके. कोवेलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड मेटालिक सॉलिड्स आर आल्सो हार्ड. सो द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक सॉलिड they are insulators in solid state and they conduct electricity in their molten state or in aqueous form, right. Molecular solids जो है वो molecular solids are insulators, they do not conduct electricity, and whereas covalent solids or network solids they are also insulators, but except जो हम लोगों ने पढ़ा है graphite. Why? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते बच्चों, why graphite conducts electricity, what is the reason. ठीक है. that also question is very important. Then metallic solids में they are conductors in solids as well as liquid state. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा रहता है, इन लोग का लो रहता है, ये लोग का बहुत ज्यादा रहता है, एंड उनका भी काफी ज्यादा रहता है. ठीक है. उनके एग्जांपल्स NaCl, KCl, MgO, ZnS, देन आर्गन, हीलियम, HCl, H2O, अमोनिया, राइट. कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल क्या रहेगा, डायमंड, SiO2, है ना, SiC एंड ऑल मेटल्स एंड एलॉयज. ठीक है. सो नेक्स्ट ये पूरा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का समरी हो गया. अभी सॉलिड्स में बच्चों एक और टाइप रहता है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म. तो पहला एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा. पहला आइसोमॉर्फिज्म डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, द टू और मोर सब्सटेंसेस विद द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस. दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम, उसको हम लोग आइसोमॉर्फस कहते हैं. एंड in these substances chemical composition has the same atomic ratio. okay, example NaF MgO, देखो 1:1 रेशियो है, उन लोग का स्ट्रक्चर सेम है. okay, but they are different compounds, different substances, but they have same structures. okay, and atomic ratio जो है ना 1:1, यहाँ पे भी 1:1 है, they are same. okay ना. NaNO3 and CaCO3 again they are isomorphous. ठीक है. next polymorphism. Polymorphism मतलब क्या होता है, single substance which is existing in two or more forms of, or we can say two or more forms or two or more crystalline structures is said to be polymorphous. means यहाँ पे same substance जो है वो more than one form में exist करता है, और यहाँ पे
दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस है, उन लोग के फॉर्म्स जो है, उन लोग का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, सिमिलर है। ओके, so example, calcium carbonate exists in two crystalline forms such as calcite and aragonite. Means calcium carbonate का दो फॉर्म्स है, दो क्रिस्टल्स है, दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है, बट केमिकल कंपोजिशन जो है बच्चों सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स है, बट उनका स्ट्रक्चर सेम है बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई रिपीट, देखो यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड्स है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, उसको कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म, राइट। यहाँ पे सेम कंपाउंड है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसको कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इन केस ऑफ एलिमेंट्स वी आल्सो कॉल इट एज एलोट्रॉपी। ओके, नेक्स्ट, कार्बन एक्सिस्ट इन 3 polymorphic forms और allotropic forms like diamond, graphite and fullerene। तीनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है? C, graphite only, sorry, carbon only, right। बट इन केस ऑफ आइसोमॉर्फिज्म देखो, यहाँ पे दो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है बट स्ट्रक्चर सेम है, और यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों ये एमसीक्यू में आ सकता है कि NAF एंड MgO आर आइसोमॉर्फिक है या पॉलीमॉर्फिक है, ऐसा पूछ सकते हैं एमसीक्यू। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स, प्लीज like the video, share it and subscribe it. Thank you.